चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, जो भी एन्युटी जिनके भी सिलेबस में एन्युटी है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू गिव द असेट ऑन लीज और नॉट। क्या है ये कि सपोज आपके पास कोई असेट है, से आपके पास कोई मशीनरी है या लैंड है या बिल्डिंग है, तो उसे हमें किराए पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो हम इस एप्लीकेशन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, आप स्टेप 1 में निकालेंगे फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट रिसीवेबल। जो भी आपको रेंट रिसीवेबल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग ऑर्डिनरी एन्युटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेंट के केस में हम ऑर्डिनरी एन्युटी लगाते हैं। स्टेप 2, आप लेंगे कॉस्ट ऑफ असेट क्या है। स्टेप 3, इसके बाद आप निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अगर ये आपकी पॉजिटिव आती है तो आप असेट लीज पर देंगे, और अगर ये नेगेटिव आती है तो रिफ्यूज द प्रपोजल। हम प्रपोजल को रिफ्यूज कर देंगे, मतलब असेट लीज पर नहीं देंगे। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। मशीन costing rupees 1 lakh can be leased out for 5 years at yearly rental of rupees 30,000. If required rate of return is 10% per annum, whether asset should be leased out और नॉट। तो देखते हैं कैसे होगा। एक मशीन है कॉस्टिंग 1 लाख, जिसको हम 5 साल के लिए लीज आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, स्टेप 1 क्या लेना है मुझे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट रिसीवेबल। तो मुझे कितना रेंट रिसीवेबल है, 30,000 रुपये। कितने सालों तक मिलेगा, 5 साल तक। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, R1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। तो 30,000 1 माइनस 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर -5। सॉल्व करते हैं इसको। 1 डिवाइड बाय 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 30,000। 113723 113724 ले लेता हूं मैं इसे राउंड ऑफ करके। देखो, सबसे पहले ये दिखा क्या रहा है, आप इस चीज को समझो। दिस इंडिकेट्स कि जो 30-30 हजार रुपए का रेंट मुझे अगले 5 सालों तक मिलेगा, उसकी आज इकट्ठी
प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1,13,724 रुपए। स्टेप 2 जो मेरा कॉस्ट ऑफ असेट है वो कितना है, दैट इज ₹1,00,000। स्टेप 3 अब मेरे को निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू which comes out to be 113,724 minus 1,00,000 that is 13,724 रुपए। तो हम असेट लीज पे दे सकते हैं या नहीं, यस, गिव असेट ऑन लीज। क्यों, क्योंकि हमारी एनपीवी पॉजिटिव है। तो पहली एप्लीकेशन आपने करी कि असेट लीज पे देनी है या नहीं, बहुत सिंपल। रेंट रिसीवेबल की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कॉस्ट ऑफ असेट से कंपेयर करके हमने क्या निकाल दिया, एनपीवी। चलिए अब देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू टेक द असेट ऑन लीज और बाय इट। अब एज ए बायर हम बात कर रहे हैं, पहले थे हम एज ए सेल हाउस, सॉरी एज ए लैंडलॉर्ड आप कह सकते हो, एज ए ओनर ऑफ असेट थे। अब हम असेट को एज ए लेसी बात कर रहे हैं, टू टेक द असेट ऑन लीज और बाय इट, मतलब कि हम असेट खरीदें या उसे किराए पर लें। इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1 जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट पेबल। कौन सी एन्युटी लगाओगे, ऑर्डिनरी एन्युटी। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 आप देखोगे कि आपको असेट की कॉस्ट कितनी पड़ती है। भाई कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो तो आज देनी पड़ेगी, इसीलिए जो मैं रेंट आगे फ्यूचर में पे करूंगा उसकी क्या निकाल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एट पार आ सकें। नहीं समझे ये बेटा, ये क्या है, टुडेज वैल्यू, कॉस्ट तो आज देनी पड़ेगी। सेम वे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट पेबल है वो भी क्या बता देगी आपको, टुडेज वैल्यू। जब दोनों टुडेज वैल्यू हो गई तभी तो मैं आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर पाऊंगा। तो अब स्टेप 3 में आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिए। अगर स्टेप 2 की वैल्यू स्टेप 1 की वैल्यू ज्यादा है स्टेप 2 से, तो उस केस के अंदर मतलब आपको रेंट ज्यादा देना है कॉस्ट से, तो बेटर टू बाय, बेटर है कि आप असेट को क्या करें, बाय करें। बट अगर स्टेप 2 की वैल्यू ज्यादा है स्टेप 1 से, मतलब कॉस्ट ऑफ असेट ज्यादा है रेंट से, तो आप क्या है, बेटर टू टेक ऑन लीज, कि हम असेट जो है वो लीज पर ले। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 lakh with useful life of 5 years available on lease for 5 years at yearly rental of rupees 50,000. Market rate of interest is 12%. Whether asset to be bought और टेकन ऑन लीज, हमें असेट को खरीदना चाहिए या हमें उसे लीज पर लेना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा।
स्टेप 1 फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, इतनी वीडियोस आप देख चुके हैं तो आपको सीधे आना चाहिए। एग्जाम में आप लिख के आओगे 50,000 1 माइनस 1 प्लस 0.12 की पावर -5 अपॉन में 0.12। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 ये आ गया, इनटू स्क्वायर क्यूब 4 5 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 0.12 into 50,000. This will be 180,239. 180,239. Step 2, that will be cost of asset. Cost of asset हमें कितनी पड़ रही है? 2 लाख रुपए। तो बताओ स्टेप 3, आप देखोगे कि स्टेप 2 की वैल्यू ज़्यादा है स्टेप 1 से, हाँ या ना? तो बेटर टू टेक असेट ऑन लीज। फायदा इसी में है कि असेट जो है वो हम लीज पर ले। दिस वॉज द एप्लीकेशन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन 3, दैट इज डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, जिसको काफी बार शॉर्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बोला जाता है। ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज आप एक मशीन खरीदने जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप एक मशीन परचेज करने जा रहे हैं, उस मशीन की जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी 5 लाख रुपए। इस मशीन को खरीदने से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट क्या मिलेगा? इंक्रीज होगी आपकी सेल्स बाय ₹1 लाख, और ये आपको मिलेगा बेनिफिट अप टू 8 इयर्स। ठीक है, अगर मेरा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो मैं इस चीज को बाय करूं या ना करूं, वेदर टू बाय असेट और नॉट। मतलब मुझे कॉस्ट और बेनिफिट जो है उसको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, देखो बेनिफिट जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन सेल्स है, वो 2 तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में। बेनिफिट आ सकता है या तो इंक्रीज इन रेवेन्यू की फॉर्म में, जो मैंने भी आपको बताया सेल्स इंक्रीज हो रही है, या हो सकता है वो आपको बोल दे रिडक्शन इन कॉस्ट, कि उससे किसी तरीके से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। कॉस्ट का कम होना भी क्या है, बेनिफिट है। चलिए कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चन। स्टेप 1 आप क्या करेंगे, अगेन फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। मैं आपको बता दूं, आप ये बार बार प्रेजेंट वैल्यू निकालते क्या है, क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ असेट है वो टुडे है, तो मुझे दोनों को कंपैरिजन करने के लिए, कंपेरेबल फॉर्म में लाने के लिए बेनिफिट्स की भी क्या निकालनी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू। तो फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, और कौन सी एन्युटी से आप इसे निकालेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी से। ठीक है, स्टेप 2 हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट। अच्छा, वहां हमने एन्युटी ऑर्डिनरी क्यों ली है? बेनिफिट 2 मिलते पूरे साल हैं, बट एग्जैक्टली हमें पता लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कॉस्ट ऑफ असेट लेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज स्टेप 1 माइनस
स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, और अगर ये पॉजिटिव आ गई तो एक्सेप्ट, नहीं तो नेगेटिव आई तो जी हाँ रिजेक्ट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आ जाए यार, क्यों दुखी कर रहा है। सॉल्यूशन, स्टेप 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। कैसे? R1 माइनस, सर यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हो, वहां नहीं लिख रहे थे हैं, मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं हैं। चलो, अब यहाँ पर कितना बेनिफिट है? 1 लाख। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर माइनस 8 अपॉन में 0.1, तो 1.1 इंटू, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.1 तो स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 लाख, तो 533 493। ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 5 लाख रुपए। स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ असेट है 5 लाख रुपए। स्टेप 3, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, विच विल बी 533493 533,493 minus 5 lakh. So this comes out to be 33,493. पॉजिटिव आ रही है तो हम मशीन कर सकते हैं, सिंस NPV is positive, machine can be purchased. समझ में आया? ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आइए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास, वो हमें मल्टीपल एसेट्स के बारे में बोल देता है। सपोज हमारे पास एक मशीन M1 है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी 50,000, जिससे हमें बेनिफिट मिलेंगे 10,000 के फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, और दूसरी मशीन है जिसकी कॉस्ट है 30,000, बेनिफिट मिलेंगे 8,000 के हिसाब से फॉर 4 ईयर्स। चलो 5 ले लेता हूँ, फॉर 5 ईयर्स। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है आपके पास कि इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले हम M1 को करते हैं स्टेप 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स 10,000, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 10,000, 43552 553। स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 50,000। तो स्टेप 3, प्रेजेंट वैल्यू
इसकी नेगेटिव आ जाएगी 3553 माइनस 50 माइनस 6447, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टेप 1 मशीन 2 के लिए, M2 के लिए, ये किसके लिए था, M1 के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स $8,000, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1. So 1 divided by 1.1, this into square cube 45 minus plus 1 divided by 0.1 into 8,000, 30326. यहाँ पर अगर आप कॉस्ट देखें तो वो है कितनी, 30,000. स्टेप 3 आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखें 30326 माइनस 30, 326. तो ऑब्वियसली हमें कौन सा लेना चाहिए, मशीन 2. M2 शुड बी परचेज्ड. क्यों, क्योंकि उसकी एनपीवी पॉजिटिव है. अगर दोनों की एनपीवी पॉजिटिव होती तो उस केस के अंदर हम क्या करते, हम वो मशीन सिलेक्ट करते जिसकी हाईएस्ट एनपीवी है. ये नोट आप लिख लो नोट्स में अपने. इन केस एनपीवी ऑफ both the machines, both the assets are positive, then purchase asset with highest NPV. जो हाईएस्ट एनपीवी वाला असेट है उसे आप परचेज करेंगे. समझ में आ गई बात. ये थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 3 कंप्लीट. अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 पे, दैट इज क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड होता क्या है, सबसे पहले सिंकिंग फंड होता है बेसिकली कि हम एक, जो भी हम हर साल एक अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं, अमाउंट सेट असाइड एवरी ईयर बाय फर्म. ईदर हर साल हम कुछ अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं, किस लिए, या तो दो मकसद से, या तो टू बाय असेट ऑन फ्यूचर डेट, या टू रीपे लायबिलिटी इन फ्यूचर. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. XYZ Limited has to replace existing machinery after 5 years. After 5 years, expected cost of machinery is rupees 10 lakh. Interest rate is 10%. How much amount out of profits
shall be set aside every year to have rupees 10 लाख। ध्यान से देखो, एक्स लिमिटेड को अपनी एग्जिस्टिंग मशीन रिप्लेस करनी है कितने साल बाद? 5 साल बाद। और 5 साल बाद उन्हें लगता है उस मशीन की कीमत कितनी होगी? 10 लाख रुपए। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो आफ्टर 5 years XYZ Limited needs rupees 10 lakh. So this is very good. Future value क्या है ये? फ्यूचर वैल्यू। अब इसके लिए उन्होंने एक सोचा कि हर साल जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट शुरुआत में आते हैं या एंड में आते हैं? शुरुआत में आते हैं, एंड में आते हैं निकम्मो। तो हर साल जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से कंपनी कुछ अमाउंट क्या करेगी? सेट असाइड करेगी। मतलब एवरी ईयर एन्युटी विल बी क्रिएटेड। समझ में आ गया? सपोज वो एन्युटी है एक्स अमाउंट की। कितने की है? एक्स अमाउंट की। इंटरेस्ट रेट हमें पता ही है कितना है? 0.1 और n हमारा कितना है? 5। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है? यहां हमारा फॉर्मूला लगता है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू में भी कौन सी? ऑर्डिनरी एन्युटी। तो हमें 10 लाख रुपए चाहिए। दिस इज आवर फ्यूचर वैल्यू। द आर इज द एन्युटी दैट वी नीड। 1 minus 1 plus the interest rate is 0.1, 0.1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.1। तो 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 45 माइनस प्लस, ओ गलती कर दी, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगवा दिया निकम्मो है। 1 प्लस 0.1 की पावर 5 माइनस 1। तो 1.1 स्क्वायर क्यूब 45 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, ये आ गया 6.1051। 6.1051 यहाँ आ गया 10 लाख। तो हर साल उन्हें बताओ कितना पैसा चाहिए होगा? 10 लाख डिवाइड बाय 6.1051, दैट इज 163,797। इतने का सिंकिंग फंड या इतना अमाउंट हमें हर साल सेट असाइड करना पड़ेगा टू हैव रुपीज 10 लाख एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अब देखो, अमाउंट सेट असाइड एवरी ईयर बाय फर्म, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। ठीक है, तो सिंकिंग फंड contribution required every year of rupees 1,63,799। तो सिंकिंग फंड में हमें क्या यूज करना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और क्या निकालना है? फाइंड एन्युटी वैल्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज बॉन्ड वैल्यूएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101% चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। 5 नंबर तक का क्वेश्चन इस पे आ सकता है और एमसीक्यू भी आने के बड़े चांसेस हैं जिनका एमसीक्यू पेपर है। चलिए, होता क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कंपनी के 10% डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑफ
फेस वैल्यू ₹100 ईच। ठीक है, ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इनको हम रिडीम करेंगे। उसके बाद रिडीमेबल हैं ये एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर ये रिडीम होंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें अपना रिटर्न चाहिए, या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक ही बात है, वो है 12%। ठीक है, फाइंड द वैल्यू एट विच बॉन्ड कैन बी परचेस्ड, वो वैल्यू निकालो जिस पे बॉन्ड परचेज किया जा सकता है। बॉन्ड कैन बी परचेस्ड। बड़े ध्यान से देखिए, अब हम इसको कैसे करते हैं। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, बी केयरफुल। स्टेप 1 आप क्या करेंगे, फाइंड इंटरेस्ट रिसीवेबल एवरी ईयर, हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालिए। 10% डिबेंचर है, 100 रुपये फेस वैल्यू के, तो बताओ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, याद रखना। ये मैं बता दूं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू। तो 10% ऑफ 100 कितना हो गया, 10 रुपये। ठीक है, स्टेप 2 आप निकालोगे फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग ऑर्डिनरी एन्युटी। तो 10 रुपये मिलेगा बेटा, 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको लेना है दैट इज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट लेना है वो क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से देखिए जो बात बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो ये 10% है ये आपको लेना है कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है, जो डिबेंचर के साथ रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट। ठीक है, बट यहाँ पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे या फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपको हमेशा क्या लेना है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। फॉर प्रेजेंट वैल्यू वी कंसिडर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब आइए ये कितना आएगा देखते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.12 इंटू स्क्वायर क्यूब 4, 1 डिवाइड बाय 1.12 स्क्वायर क्यूब 4 5 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 0.12 into, so this comes out to be 36 point, चलो 36 ही ले लो। ठीक है, स्टेप 3 आप क्या करेंगे, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, जो आपको रिडम्पशन के टाइम पर वैल्यू मिलनी है आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एंड आपको ये बता दूं, जो रिडम्पशन वैल्यू होती है ये 1 टाइम मिलती है, ना कि बार बार। याद करो भाई, रिडम्पशन वैल्यू क्या आपको हर साल मिलेगी, ये तो सिर्फ एक बार मिलेगी, 1 टाइम मिलेगी। एंड दैट इज इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ, कब मिलेगी उसने आपको बताया है, 5th ईयर। ठीक है, और जब एक ही बार मिलती है तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, a1 प्लस आई की पावर n। तो और वो भी कितनी मिलेगी,
यहाँ बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो हमें मिलेगा कितना, 110 रुपये। कुछ भी नहीं कहेगा तो हम मानेंगे रिडम्पशन एट पार। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रिडम्पशन, assume redemption at par। पार पे हम उसे रिडम्पशन मानेंगे। यहाँ प्रीमियम है तो 110 लिया, 1 प्लस कितना 12%, तो 0.12 की पावर 5 इज पी। तो 1.12 इंटू स्क्वायर क्यूब 45 डिवाइडेड बाय MRC 56.74। ठीक है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 प्लस स्टेप 2, so this will be 56.74 plus 36, तो यह आया 92.74 which is the purchase price, कि हमें इस प्राइस पर इसे खरीदना चाहिए, परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर। तो आपने देखा कि किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होती है, कि किस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, अमाउंट एट विच बॉन्ड शुड बी परचेज, जिस पे हमें बॉन्ड को परचेज करना चाहिए। ठीक है। और वो कैसे निकलता है हमने देखा, मेन स्टेप फर्स्ट फाइंड इंटरेस्ट रिसीवेबल एवरी ईयर, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी से, वो क्या ऑर्डिनरी एन्युटी ली क्योंकि वो हर साल मिलेगा। रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो सिर्फ एक ही बार मिलेगी, इसलिए हमने फॉर्मूला लिया a डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, और फिर हमने दोनों को ऐड करके निकाल लिया कि हमें बॉन्ड कितने का परचेज करना चाहिए। वीडियो पसंद आई ना बेटा, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, thumbs up and inform your maximum friends about this channel. Thank you so much। तो ये था आपका सिंकिंग फंड।